हम सच बोलते रहेंगे, हम इनकी धांधली और वोट चोरी को एक्सपोज करते रहेंगे, इनके झूठ, इनके धोखे को एक्सपोज करते रहेंगे, इनके अवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन पॉलिसीज को एक्सपोज करते रहेंगे। जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। कि इसमें वो सलाहियत नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है, इसको क्या पता हुकूमत चलाना। ये जो जाहिल अब इल्जाम लगाना, धांधली का शोर मचाना, तो मैं उनके लिए भी इल्जाम ये लगते हैं जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे इस शख्सियत के लिए ये इल्जाम लग सकते हैं जिसने इस मुल्क को एटॉमिक कुव्वत बनाया, जिसने 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाया, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत दी, इस मुल्क को आईन दिया। अगर उसके लिए मुल्क दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर फातिमा जिन्ना जैसी शख्सियत के लिए मुल्क दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर यह हमारे लिए फख्र की बात है कि जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें, हुकूमत के वजीर हमें। इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो पहली मर्तबा पार्लियामेंट पहुंच गए। आर्मी चीफ की मौजूदगी में वफाकी वजीर अता तारड़ की दिरगत बना दी। भुट्टो ने ताकतवर इदारों और हुकूमत को ऐसा तनकीद का निशाना बनाया जिसके बाद ऐवान में चोर चोर के नारे, चीज में धांधली करना तुम्हारा पेशा बन गया, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बस ये कहने की देर थी, वफाकी वजीर अता तारड़ का हाई ऐवान मछली बाजार बन गया। चले नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो शुरू। समझते हैं हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, ग्राउंड लेवल पे लोग इनके, मगर मैं समझता हूं ना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनकी गाली की वजह से, इनकी गालिब गलोच की वजह से, इनकी दबाव की वजह से, इनकी नायब गर्दी की वजह से हम खामोश हो जाएंगे, हम दब जाएंगे, हम खामोश हो जाएंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जानिसार हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले हैं। जब हम ज़िया उल हक जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम मुशर्रफ जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम अयूब जैसे आमिर से नहीं डरे, तो ये कठपुतली हमारे लिए क्या है। वज़ीर खजाना का तकरीर से ये दोगला पॉलिसी क्यों? आपको इंपार्शियल होना चाहिए। मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहा, मैंने किसी का माँ बाप पे तकलीफ नहीं किया, मैंने किसी का ज़बान पे तकलीफ नहीं किया। मैं पाकिस्तान की मफाद में बात कर रहा हूं। इस वक्त इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर ने ना सिर्फ जवाब दिया, अंग्रेजी में जवाब दिया और मेरा हर पॉइंट से अग्री किया था, मान लिया था कि ये सही एतराज है, लेकिन ये इनका क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स है। मगर मेरा पीठ पीछे, मेरा गैर मौजूदगी में एक और साहब ने तकरीर किया जहां कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जहां मेरे लिए मुल्क दुश्मन का अल्फाज इस्तेमाल किया गया, मेरा जात पे, मेरा ज़बान पे हमला किया गया। और मैं समझता हूं स्पीकर साहब कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ना ये रूल्स के मुताबिक है, ना इस ऑनरेबल हाउस के रूल्स के मुताबिक है कि जब कोई मेंबर मौजूद नहीं हो आप उसके बारे में उसके नाम लेके इल्जाम लगाए और वो हो नहीं अपना दिफा करने के लिए। ये नामुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए इस किस्म के इल्जाम जो है ये कोई नया चीज नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। जब इस किस्म की अजीम शख्सियत के लिए इस किस्म के इल्जाम लग सकते हैं, जो वो लोग जो इस मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम भेजना है, ऑपोजिशन को इस बात पे यकीन करना है कि ये वाकई तब्दील हो चुके हैं। अगर ये वाकई तब्दील हो चुके हैं तो उनको फिर उन वजीर को निकालना पड़ेगा जिनके ताल्लुक है कलंदन तंजीमों के साथ, जिनके राब्ते हैं दहशतगर्दों के साथ, जो माजी में उनके बयान मौजूद है, उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनके वीडियो मैसेजेस मौजूद है। और मेरा ये बात कोई जाती मुखालफत की वजह से नहीं थी, कोई जाती या पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से नहीं थी, ये बात पाकिस्तान की मुफाद की बात है, ये पाकिस्तान की पोजीशन को ज्यादा तगड़ा कर सकती थी। और मैं तो कह रहा था ये नालायक है, ना अहल है। हम क्या आप मान लिए थे कि मैं सच कह रहा था, कि मैं सच बात कर रहा था? वज़ीर खजाना का तकरीर से ये दोगला पॉलिसी क्यों?
آپ کو امپارشل ہونا چاہیے. میں نے کسی کو غدار نہیں کہا, میں نے کسی کو دشمن نہیں کہا, میں نے کسی کا ماں باپ پہ تنقید نہیں کیا, میں نے کسی کا زبان پہ تنقید نہیں کیا. میں پاکستان کی مفاد میں بات کر رہا ہوں. اس وقت اس ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ کی حکومت نے وزیر خزانہ کو ہٹا لیا, مان لیا کہ ہم نااہل ہے, نالائق ہے, ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں لیکچر دینے کے بجائے ان کو ہم سے معافی مانگنا چاہیے, ملک سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم نے 8 مہینے تک اپنا ٹائم ضائع کر دیا, اس ملک کی غریب کا معاشی قتل کر دیا, اس ملک کی کسانوں کا معاشی قتل کر دیا, اس ملک کے مزدوروں کا معاشی قتل کر دیا. ایک مہینہ رہتا ہے ہمارا آنے والے بجٹ میں, تو پھر اس کا ٹائمنگ میں لوگ سوال پوچھیں گے, آپ کے کارکن سوال پوچھیں گے, اس ملک کے عوام سوال پوچھیں گے. لیکن نکال کے آپ نے کس کو رکھا؟ صدر زرداری کا وزیر خزانہ. آپ تو 10 سال سے کہتے آ رہے ہو, 10 سال سے کہہ رہے ہو کہ جو نقصان ہوا ہم نے کیا, ہمارا وجہ سے ہوا, اور دیکھو اس پہ بھی یو ٹرن. اگر آپ کہتے تھے کہ جو نقصان ہوا وہ ہماری وجہ سے, جو قرض لیا غلط لیا, جو خرچ کیا غلط خرچ کیا گیا, تو پھر آپ اپنی ہی وزیر سے پوچھے, اگر قرض لیا گیا تو اس نے قرض لیا, اگر خرچ کیا گیا تو اس نے خرچ کیا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ہمارا بیچارہ فواد بھائی کو کیوں نکالا, افریدی کو کیوں نکالا, سروروں کی آنی کو کیوں نکالا؟ وزیروں کو نکالنے سے ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی نااہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی ہے. جی اگر یہ واقعی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے فیصلے تھے یا نہیں, اگر یہ واقعی ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے فیصلے ہی تھے, آپ کو کیسے 8 مہینے بعد پتا لگا کہ پلیز کنٹینیو پلیز. مسٹر اسپیکر کو تو بڑا دیر پتا چلا, اس کے بعد آپ کو بڑا دیر اعتراض آیا عمر صاحب آپ رسپانس کہ یہ سلیکٹڈ کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے. پلیز کنٹینیو. ابھی ان کو کیوں اعتراض ہے؟ اس کے بعد عمر صاحب. اوکے مسٹر اسپیکر, میں کہتا ہوں کہ کالعدم تنظیموں اور دہشت گردوں سے تعلق رکھنے والے وزیروں کو فارغ کرنا پڑے گا. ان کو فارغ کرنا پڑے گا. آرڈر ان ہاؤس پلیز. اگر میں بات نہیں کروں گا, میں میرا پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں, تو پھر آپ کا وزیر اعظم بات نہیں کرے گا. میں نے حذف کیے ہیں, میں نے الفاظ حذف کیے. جی پلیز. آرڈر ان ہاؤس پلیز. آرڈر. جی خورشید شاہ صاحب. دہشت گردوں سے تعلق رکھتے ہیں, جو وزیر کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. یہ کیسے آپ نے وزیر داخلہ بنا لیا ہے جس پہ الزامات ہے, سنگین الزامات ہے کہ یہ دانیال پرل کی قتل کیس میں انوالو ہے. آپ کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ آپ کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا کابینہ میں دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کی سہولت کار ہے؟ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ پلیز یہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ پلیز ایسے کو دیکھو تو لگتا ہے کہ مشرف کی کابینٹ بیٹھا ہوا ہے. آپ بن کے دوسرے آپ سے دیکھو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نظر آتی ہے. اگر یہ نااہل ہے, نالائق ہے, کسی کو فارغ کرنا تھا تو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کال بھیجے. ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم نالائق ہے, نااہل ہے. تھینک یو جی. گھر جانا پڑے گا, خود کو فارغ کرنا پڑے گا, اور آپ کو تھینک یو پلیز برابری کے ساتھ اس ہاؤس کو چلانا پڑے گا. آج تک پاکستان پیپلز پارٹی بڑا ریزنبلی وہاں اس اجلاس میں کشمیر کے لیے موجود تھے. تمام فسطائیت کے باوجود
तमाम चीरा दस्तियों के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। और ये उस वक्त कहते थे, नारे लगाते थे, बुरा भला कहते थे, हम तो इस मुल्क की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहां से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, कमेटी बनी, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब उसके मेंबर थे, इन्होंने उस अमल को सैबोटाज किया। इसलिए मैं कहता हूं, इलेक्शंस में मैं आना चाहता हूं, बाई इलेक्शन के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया। जनाब स्पीकर, जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शंस पे बात करे। उस सियासी अमल का हिस्सा बनने से इन्होंने इनकार किया। इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला इनकी अपनी पार्टी का था। उसने जो इलेक्शन लड़ा है, उसने पूरी दुनिया के सामने बतौर सियासी वर्कर के, उसके सामने एक बहुत बड़ा सियासी खानदान था, उसके सामने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रिसोर्सेज थे। जनाब स्पीकर, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क की आला अदालतों ने अपने माजी के गलत फैसलों की तस्हीह की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई, उस पर अदालती रिलीफ उनको हाईएस्ट कोर्ट से मिला। और इनकी अपनी काबीना ने, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, इनकी अपनी काबीना ने फैसला किया। आज ये उस पर तनकीद करते हैं, तो इनको अपने तर्ज अमल पर थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए, थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और जनाब स्पीकर, ये अगर धांधली का शोर करते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूं कि तुम्हारे लीगल कागज किधर हैं? ट्राइब्यूनल के लिए तुमने क्या केस तैयार किया है? हम जितने इधर बैठे हैं, हमारे ऊपर भी ये इल्जामात लगाते थे। मेरे अपने केस में मेरे खिलाफ जो पीटीआई का उम्मीदवार था, वो 25 दफा कोर्ट से भाग चुका, एडजर्नमेंट्स ले चुका, मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाते ये दौड़ लगा देते हैं। जनाब स्पीकर, ये है इनका दोहरा मयार, ये है इनके डबल स्टैंडर्ड्स कि मीडिया पे शोर मचाओ, फॉर्म 47, और जब अदालत कहे कि दस्तावेजी सबूत लेके आओ, तो ये एडजर्नमेंट तारीख पे तारीख लेते हैं। जनाब स्पीकर, आई जस्ट वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और इलेक्शन के बारे से मैं इतना कहूंगा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इनका जो रवैया था इलेक्शन के दौरान, हमारा बॉयकॉट है, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मगर ये हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों के साथ मिलके पूरी कैंपेन्स चलाई सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और उसके बावजूद इनको शिकस्त फाश हुई। सियासत में कभी बॉयकॉट नहीं होता। जनाब स्पीकर, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इस हाउस को दोष देना, आपको दोष देना, मियां नवाज शरीफ को दोष देना काबिल मुजम्मत है और एक शर्मनाक अमल है इनका। आखिरी बात मैं ये सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इनकी हर चीज में कौलो फेल में तजाद है। नाज़रीन इकराम, आपने बिलावल भुट्टो और अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू सुनी। बिलावल भुट्टो अभी तो इल्जामात लगा रहा धांधली के। बिलावल भुट्टो शायद भूल गया है, सन 2024 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए थे, बिलावल भुट्टो को उस वक्त धांधली याद नहीं आई, उधर धांधली हुई, तो उस पर कोई भी नहीं बात करेगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का बच्चा जानता 8 फरवरी पाकिस्तान का स्याह दिन था। ये भला मैं क्यों कह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया और फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। इस बात को भी साइड पर रखते हैं क्योंकि इसको 2-3 साल हो गए। जो गिलगित बलोचिस्तान में इलेक्शन हुए थे, उधर पीपल्स पार्टी जीती थी, उधर धांधली क्यों नहीं हुई? जीतते उधर धांधली नहीं होती, जब ये लोग हारते हैं फिर धांधली हो जाती है। तो ये साबित होता है ये दोनों पार्टियों का दोगला म्यार है। जब भी इनका मफाद होता है फिर ये एक साथ मिल जाते हैं, जब भी इनका मफाद खत्म हो जाता है फिर ये अलग हो जाते हैं। पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी है, जो पाकिस्तान ने डिफेंस मुआहदा किया है तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलके। सऊदी अरब के साथ तो पहले भी था, अभी इसमें तुर्की भी शामिल हो गए, और भी जितने मुस्लिम ममालिक है उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। ईरान, कतर और
بھی جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب کو ایڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ مسلم ممالک ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اسی طرح اتحاد برقرار رکھے، کیونکہ اس میں سب کی بہتری ہے۔ کوئی بھی ممالک یعنی کہ مسلم ممالک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ معاہدہ یہ اسی لیے نہیں کیا کسی کے دوست جمانے کے لیے، اسی لیے کیا اس میں سب کی بہتری ہے۔ یہ بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے۔ اکرام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیا کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔